नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और आप सबको पता है कि मैंने एक इंटरव्यू की सीरीज चला रखी है। तो जो भी लोग इस वीडियो या इस चैनल पे नए हैं उन सबको बता दूं कि मेरा नाम सिकंदर ओझा है और मैंने लगातार 3 बैंकिंग एग्जाम क्लियर कर रखी है। उन सबका स्कोर कार्ड मैंने अपने पिछले वीडियोज में डाल रखा है, तो जिनको भी वो स्कोर कार्ड देखना है वो पिछले मेरे इसी चैनल के वीडियोज पे जाकर देख सकते हैं। मैं आज आप सबके बीच में 2 इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। ये 2 टॉपिक ऐसे हैं जो कि कई बार पैनल मेंबर के द्वारा पूछ लिए जाते हैं और बहुत सारे जो कैंडिडेट हैं वो इसमें स्टक हो जाते हैं। वो कौन-कौन से 2 इम्पोर्टेंट टॉपिक है? पहला तो है 1991 इकोनॉमिक क्राइसिस। जो क्राइसिस आई थी उसके बारे में ज़रूर पूछते हैं, क्योंकि उसी समय एलपीजी रिफॉर्म्स हुए थे, तो उनके बारे में ज़रूर पूछ लेते हैं पैनल मेंबर कि कुछ हल्का-फुल्का या कुछ भी उसके बारे में पता है कि नहीं पता है। और दूसरा ओपन मार्केट ऑपरेशन, क्योंकि सबको पता है कि इन्फ्लेशन से फाइट करने के लिए हम अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को जो है आरबीआई रेगुलेट करती है, लेकिन जब इन सबसे बात ना बने तो ओपन मार्केट ऑपरेशन का अंतिम में यूज किया जाता है। तो ये क्या है, इन दोनों टॉपिक्स पे आज खुल के बात करेंगे। और यकीन मानिए कि बहुत सारे वीडियोस में आपको इस पे नॉलेज मिल जाएगी, लेकिन मैंने बहुत सारे वीडियोज और बहुत सारे फैक्ट्स को ध्यान में रखते हुए इन दोनों टॉपिक्स को प्रिपेयर किया है। तो मेरे वीडियोज को देखने के बाद उम्मीद है कि आपको और कहीं जाना ना पड़े। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म से, कि उसमें जो क्राइसिस आई थी उसमें क्या क्या रिफॉर्म्स हुए थे। तो जब हम 1991 इकोनॉमिक क्राइसिस की बात करते हैं तो उसका आप एक बोल सकते हैं जो न्यू थी वो 1980s में ही पड़ चुकी थी, जब उस समय की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे फॉरेन कंट्रीज से लोन ले रखा था, जिसकी मैच्योरिटी पीरियड 1990 से 1995 के बीच में ही कंप्लीट हो रही थी। पहली तो वजह ये थी। और दूसरी क्राइसिस आने की वजह ये थी कि जो उस समय के अरब कंट्रीज थे उनमें गल्फ वॉर छिड़ा हुआ था। तो पहली तो कैपिटल अकाउंट वाली वजह थी और दूसरी करंट अकाउंट वाली वजह। अब आपको करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दोनों में समझ में नहीं आ रहा होगा कि होता क्या है और ये दोनों का इन दोनों से क्या रिलेशन है। तो मैं आपको इसी वीडियोज में डेटा के थ्रू आगे समझाऊंगा, लेकिन एक आपको छोटा सा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि इसकी शुरुआत कैसे हुई थी। जैसे बात करें कि जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लोन ले रखा था अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए वो सब कंप्लीट हो रहे थे 1990s में। तो एक तरीके से वहाँ तो पहली चीज वजह ये रही कि बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा था इंडिया को बाहर, फॉरेन कंट्रीज को, जिसके वजह से हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व थे उनमें लगातार पैसे जो है वो कम होते जा रहे थे। और दूसरा वजह था गल्फ वॉर जो हो रहा था अरब कंट्री के बीच में। उससे हो क्या रहा था कि जो हम इंपोर्ट करते हैं ऑयल का वो बहुत महंगा हो गया था। अप्रॉक्स मान के चलिए कि उस समय अगर $2 बिलियन जो हमने ऑयल इंपोर्ट करना था, जो $2 बिलियन उसका कॉस्ट पड़ता, वो गल्फ वॉर की वजह से $5.7 बिलियन का पड़ रहा था। तो आप इसी से डिफरेंस समझ जाइए कि कितना जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो खाली हो रहा था। और एक अनुमान लगाया जाता है कि उस समय हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में सिर्फ और सिर्फ $1.2 बिलियन, ओनली $1.2 बिलियन, मतलब मुश्किल से 3 हफ्तों का पैसा जो बचा था जिससे कंट्री चल सके। और इसके लिए हमको बाहर के कंट्रीज में, खासकर स्विट्जरलैंड एंड इंग्लैंड में 67 टन जो गोल्ड था वो मॉर्गेज के तौर पे, गिरवी के तौर पे रखना पड़ा था। 47 टन जो है वो इंग्लैंड में और 20 टन स्विट्जरलैंड में, जिससे हमको $600 मिलियन मदद मिली थी और उससे हमने अपने आप को आगे बढ़ाया था। तो गल्फ वार और दूसरा जो वजह था कि की मेच्योरिटी पीरियड हो रही थी। तो ये क्या था इन सबको, चलिए डेटा के थ्रू समझते हैं। आपको ये ऐसे बात नहीं समझ में आ रही होगी, तो चलिए डेटा पे चलते हैं। तो चलिए आ चुके हैं डेटा पे। सबसे पहले इस चीज़ को समझने के लिए आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट समझना पड़ेगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है? किसी भी कंट्री का बाहर की कंट्रीज से, फॉरेन कंट्रीज से जो लेन देन होता है, जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट या जो भी रेमिटेंस ट्रांसफ़र सर्विसेज होते हैं, वो सब लेन देन एक डेफिनेट पीरियड में उसको बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलते हैं किसी कंट्री का। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी कंट्री के साथ, दूसरे कंट्री के साथ जो हमारे कंट्री का लेन देन होता है उसको ही बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलते हैं, एक निश्चित पीरियड के दौरान, एक डेफिनेट पीरियड, जैसे 1 साल मान लिया हमने। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट 2 चीज़ों से इफेक्ट पड़ता है, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। मैंने 2 अभी बातें बताई कि कैसे करंट अकाउंट वाला जो गल्फ वॉर की वजह से और कैपिटल अकाउंट जो हमने लोन ले रखा था उसे कैसे पड़ता है। जैसे गुड्स का हम लोग इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, ये विजिबल, कैपिटल अकाउंट के 2 चीज़ इंपॉर्टेंट फैक्ट होती हैं। एक तो विजिबल होती हैं कि इनविजिबल होती हैं। विजिबल में हमको गुड्स दिखता है
जो कि हम गुड्स भेजते हैं और वहाँ से मंगाते हैं। जैसे ऑयल का इंपोर्ट कर रहे थे तो इसकी वजह से हमको बहुत ज़्यादा पैसा यहाँ से देना पड़ रहा था, जो भी वहाँ पे कंट्रीज़ हैं। दूसरा, इनविजिबल क्या होती हैं सर्विसेज, जो सर्विस हम देते हैं। सर्विस का मतलब कि जैसे कोई बाहर से आया या बाहर हमने भेजा किसी अपने यहाँ के सिटीजन को कुछ सर्विस देने के लिए, तो ये सर्विस में आता है इनकम, जो कि वहाँ से इनकम आती है, एंड देन ट्रांसफ़र, जो कि वहाँ के लोग यहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं और यहाँ के लोग वहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं। तो गल्फ वॉर छिड़ा हुआ था, जाहिर सी बात है कि जो हमारे अरब कंट्रीज़ में जो भी सिटीजन्स रहते हैं वो कंट्री में पैसा ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहे थे। तो एक तरीके से ये जो पैसा है, एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में पैसा आता है, ये भी नहीं आ पा रहा था। और दूसरा जो गुड्स था, मतलब ऑयल का इंपोर्ट महंगा पड़ता जा रहा था, जिसकी वजह से जो फॉरेन इन्वेस्टर्स थे उनका जो है एक तरीके से हम लोग के ऊपर यकीन जो कम होता जा रहा था, और लगभग $1 बिलियन इतना पैसा खींच लिया गया। जो फॉरेन इन्वेस्टर्स थे उन्होंने $1 बिलियन के आसपास पैसा खींच लिया। और कैपिटल अकाउंट की बात करें तो कैपिटल अकाउंट में आपका इन्वेस्टमेंट, करंट अकाउंट आपको समझ में आ गया कि जो गुड्स एक डेफिनेट पीरियड के अंदर जो गुड्स का, सर्विस का, इनकम का, ट्रांसफ़र का जो लेन देन होता है उसे करंट अकाउंट में रखते हैं। एक तरीके से ये फाइनेंशियल ईयर, एक नॉन फाइनेंशियल मतलब जो हमारा पूरा का पूरा जो कंट्री लोन लेता है किसी काम के लिए या लोन देता है उसको कैपिटल अकाउंट का अंदर में रखते हैं। तो इन्वेस्टमेंट, लोन और बैंकिंग कैपिटल, ये तीनों आपके कैपिटल अकाउंट में होते हैं। तो जाहिर सा बात है कि जो भी मैच्योर हो रहे थे, जो भी लोन थे उनको देना पड़ रहा था, जिसकी वजह से कंट्री से पैसा बहुत ज़्यादा बाहर निकल रहा था। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में। अब पूरा का पूरा इसके पीछे का समझ में आ गया क्या था। और इसी बीच में हो क्या रहा था, चुनाव भी चल रहे थे, जिसके वजह से बहुत सारी चीज़ें जो थी अनबैलेंस ही हो रखी थी। और जून 1991 में पीवी नरसिम्हा राव ने एज ए प्राइम मिनिस्टर ज्वाइन किया, और उस समय मनमोहन सिंह जो है हम लोग के फाइनेंस मिनिस्टर बने। आप लोग को समझ में आता होगा कि मनमोहन सिंह ने क्या किया, तो अब आपको यहाँ पे पता चलेगा कि मनमोहन सिंह ने क्या किया है। तो रॉ इकोनॉमिक रिफॉर्म जो आया था इसमें इम्पॉर्टेंट था कि एलपीजी के बारे में आपको पता चलेगा। एलपीजी का फुल फॉर्म आपको बता दें। एलपीजी से होता है लिबरलाइजेशन, पी से प्राइवेटाइजेशन और जी से ग्लोबलाइजेशन। 2 बार जो है वो रुपए का डीवैल्यूएशन किया गया। एक बार 1 जुलाई को किया गया और एक बार 3 जुलाई को किया गया। एक बार 9% किया गया और एक बार 11% किया गया। ये डीवैल्यूएशन किया गया था। चलिए रॉ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में देखते हैं कि क्या क्या होता है। पहला तो बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। प्राइवेटाइजेशन तो किसी पीएसबी का नहीं किया गया, लेकिन उसी दौरान जो प्राइवेट और फॉरेन बैंक्स थे उनको अलाउ कर दिया गया कि वो आके इंडिया में बिजनेस कर सकते हैं। तो सबसे पहला इकोनॉमिक रिफॉर्म्स तो यही हुआ। इसी को ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कि ग्लोबल जो भी कंपनीज है वो आपके कंट्री में आके और बिजनेस कर सके। दूसरा, बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करें, डीवैल्यूएशन किया गया रुपए का, हमने पहले बताया। एक बार 9% किया गया और एक बार 11% किया गया। डीवैल्यूएशन इसलिए किया जाता है ताकि जो हमारे कंट्री का इम्पोर्ट है वो बढ़ सके, क्योंकि रुपये जब कमज़ोर होगा तो कंट्री का इम्पोर्ट बढ़ता है, जिससे कहीं ना कहीं करेंट अकाउंट में थोड़ा सा बैलेंस आ जाता है। तो डिवैल्यूएशन किया गया। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात, करंट अकाउंट को कन्वर्टाइबल किया गया, लेकिन कैपिटल अकाउंट को कन्वर्टाइबल नहीं किया गया। अब यहाँ पे कन्वर्टाइबल का मतलब समझिए। कन्वर्टाइबल मतलब होता है कि कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर यहाँ से आके अपना जो फॉरेन मनी है उसको यहाँ के डोमेस्टिक मनी में कन्वर्ट कर सकता है और यहाँ के डोमेस्टिक मनी को वहाँ पे ले जाकर कन्वर्ट कर सकता है। तो करंट अकाउंट में ये काम तो किया गया कि करंट अकाउंट में जो भी गुड्स या इनकम या जो भी रेमिटेंस वगैरह हो वो तो कन्वर्टाइबल हो, बट कैपिटल अकाउंट में ये कन्वर्टाइबल रोक दिया गया। उस समय के ये मनमोहन सिंह का जो है कि आइडिया लगाया हुआ था कि कैपिटल अकाउंट में अगर हम कन्वर्टाइबल रखेंगे तो ऑटोमेटिक फिर से पैसा बाहर जाने लगेगा। तो कन्वर्टाइबल का मतलब आप समझ लीजिएगा। कन्वर्टाइबल का मतलब ही होता है कि जो डोमेस्टिक मनी है उसको फॉरेन जो भी मनी है उसके साथ एक्सचेंज कर देना पूरी तरीके से। तो करंट अकाउंट को रखा गया लेकिन कैपिटल अकाउंट को नहीं। अब बात करते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जिसको हम बोलते हैं कि आप इसको बोल सकते हैं कि लिबरलाइजेशन के कहने का मतलब है कि बिल्कुल लिबरल बना गया। 6 थिंग्स को छोड़ के, केवल 6 चीज़ों को छोड़ के बाकी सारी चीज़ प्राइवेट कर दी गई कि ये जो 6 चीज़ें थी वो केवल गवर्नमेंट प्रोड्यूस करेगा और बाकी सारी चीज़ें जो है वो आपका
कोई भी प्राइवेट कंपनी कर सकता है, जिसमें आपके 6 चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं। बस ये सिर्फ और सिर्फ आपका वो कर सकती हैं। जो एल्कोहल था, टोबैको था, एरोस्पेस था, डिफेंस था, एक्सप्लोजिव था। यहाँ डिफेंस के बगल में कॉमा मैंने लगाना, जो डिफेंस प्रोडक्ट होते हैं, और उसके अलावा एक्सप्लोजिव केमिकल, ये 6 चीज़ों को छोड़ के टोटल 17 चीज़ें थी, जिनमें से 6 चीज़ों को छोड़ के बाकी जो 11 चीज़ें थी वो लिबरल, मतलब गवर्नमेंट बन गई, लिबरलाइजेशन कर दिया उसने कि कोई भी प्राइवेट कंपनी या कोई भी इंडिविजुअल पर्सन उनका प्रोडक्शन कर सकता है। तो सबसे पहला लिबरलाइजेशन आपको समझ में आ गया होगा। प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन तो समझ में आ ही गया। अब बात करेंगे प्राइवेटाइजेशन की। ओनली 3 पब्लिक सेक्टर को छोड़ के, एटॉमिक एनर्जी, एटॉमिक मिनरल और रेल ट्रांसपोर्ट, इन तीनों को छोड़ के बाकी सारी चीज़ें प्राइवेट कर दी गई। मतलब कि उसमें उसको प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया। मतलब इसका मतलब ये होता है कि उसमें प्राइवेट कंपनी आगे काम कर सकती हैं या वो प्राइवेट कंपनी को बेचा जा सकता है। ये दोनों काम किया जा सकता है। तो आपको ये तीनों समझ में आ गया होगा। 3 जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी कि एल, पी और जी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन में यही हुआ कि जो फॉरेन बैंक्स और कंपनी थी वो आके यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगी और यहाँ पे बिजनेस करेंगी। लिबरलाइजेशन का मतलब ये हुआ कि ये 6 चीज़ों को छोड़ के बाकी सारा चीज़ लिबरल कर दिया गया, बन गया, यानी सारे लोग बिजनेस कर सकते हैं। और प्राइवेटाइजेशन का मतलब कि ये 3 सेक्टर छोड़ के बाकी कोई भी सेक्टर प्राइवेटाइज किया जा सकता है। तो ये तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट सुधार था। एलपीजी, ये पूरा का पूरा इसमें तीनों आपका छुपा हुआ है, यहाँ पे आपको दिख गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि सुधार क्या हुआ था रॉ इकोनॉमिक में। इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार क्या किया गया था? एफिलिएटेड टू कैप्टिव माइनिंग, कैप्टिव माइनिंग को जो है एफिलिएशन दिया गया। अब कैप्टिव माइनिंग होता क्या है? कोई भी प्राइवेट कंपनी जो है अपने लिए कोल माइनिंग कर सकती है और उसका अपने पर्पज़ के हिसाब से उसको यूज कर सकती है। ये होता है आपका कैप्टिव माइनिंग। ये पूछा जा सकता है। पीपीपी मॉडल भी जो आप सुनते हैं वो उसी टाइम आया था, जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होता है। इसका फुल फॉर्म आप याद रख लीजिएगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप उसी समय आया था। 100% एफडीआई आया था कम्युनिकेशन एंड टीवी में। उसी टाइम जी टीवी पहली बार लॉन्च हुआ था, प्राइवेट न्यूज़ चैनल में ये जी टीवी आया था। 100% एफडीआई थी कम्युनिकेशन एंड टीवी में। अगला क्या था? स्टार्टिंग ऑफ प्राइवेट एयरलाइंस का उस समय स्टार्ट कर दिया गया कि कोई भी, बताया ही कि पिछले वाले में कि यहाँ पे देखिए एटॉमिक मिनरल, एटॉमिक एनर्जी और रेल, इन तीनों को छोड़ के बाकी सब में कर दिया गया कि ग्लोबलाइजेशन कर दिया गया और प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया कि कोई भी बाहर से कंपनी आके ये काम कर सकती है। तो मेनली ये 4 रिफॉर्म्स थे जो कि रॉ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में लिए गए थे। और उस समय अगर आपसे पूछे कोई, मान लीजिए पैनल में और पूछ लेते हैं कि प्रेसिडेंट कौन रहे थे, तो उस समय प्रेसिडेंट आर वेंकटरमन थे। प्राइम मिनिस्टर, जाहिर सा बात है नाम से ही है कि इन्हें नहीं, इनके नाम पे रखा गया रॉ इकोनॉमिक रिफॉर्म, तो पीवी नरसिम्हा राव। और उस समय फाइनेंस मिनिस्टर आपके मनमोहन सिंह थे। तो मैंने कारण भी बताया कि क्या क्या वजह रही कि जो भी गल्फ वार चल रहे थे उनके वजह से पूरा हमारा जो करेंट अकाउंट था वो पूरा ध्वस्त हो चुका था, पैसा आ जा नहीं रहा था। और उसके बदले में जो हम इंपोर्ट कर रहे थे ऑयल, उसके बदले में बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा था। और उस समय कंडीशन ऐसा हो गया था कि हमारे कंट्री में मात्र 3 हफ्तों के लिए ही बचा था फॉरेन रिजर्व, जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होता है। तो इस तरीके से उस समय के जो प्राइम मिनिस्टर और जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, इन दोनों ने अपना आइडिया लगा के और कंट्री को बचा लिया। तो ये आपके सामने रॉ इकोनॉमिक जो 1991 का इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए थे, ये वो रहा। अब चलिए हम चलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन पे। तो अब हम बात करेंगे ओपन मार्केट ऑपरेशन की। जैसा कि अभी अपने रॉ इकोनॉमिक रिफॉर्म समझ लिया, तो ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है? जब आरबीआई अपने सारे के सारे मॉनेटरी पॉलिसी से इन्फ्लेशन को नहीं रोक पाती है, तो ओपन मार्केट ऑपरेशन का उपयोग किया जाता है। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है, चलिए उसको देखते हैं। ओपन मार्केट ऑपरेशन में होता क्या है? जैसे गवर्नमेंट ने क्या किया, स्पेशली आरबीआई ने, कि अपनी सारी जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं वो बैंक को बेच दी, इसलिए कि उनका एनडीटीएल कम हो जाए। एनडीटीएल यानी नेट डिमांड टाइम लायबिलिटीज, उनके पास पैसे की जो है वो कमी हो जाए। कैसे? मान लीजिए कि 100 करोड़ का उसने गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेच दिया। अब 100 करोड़ रुपए बैंक से उसने ले लिया। बैंक में पैसे किसके थे? कस्टमर्स के ही थे। तो 100 करोड़ तो उसने बैंक से खींच लिया और उसको बोल दिया कि 10% जो है वो आपको इंटरेस्ट मिलेगा, यानी 1 साल बाद 110 करोड़ आरबीआई लौटा के और गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद लेगा। तो इससे क्या हुआ कि बैंक में पैसे की कमी हो गई, यानी कि महंगाई जो बढ़ रही थी उसको उन्होंने कंट्रोल कर लिया, पैसे को खींच के मार्केट से। अच्छा, इसमें होगा क्या कि अब तो 1 साल बाद जब
वो पैसा लौटाएगी आरबीआई, तो उसने तो 110 करोड़ लौटा दिए, तो कंडीशन तो फिर वहीं आ गई, पैसे तो फिर से आ गए बैंक के पास, इसका मतलब कि फिर से इन्फ्लेशन आएगा। तो इससे निपटने के लिए आरबीआई क्या करती है, गवर्नमेंट आरबीआई को इंस्ट्रक्शन देती है कि आप एक वर्चुअल गवर्नमेंट सिक्योरिटी प्रिपेयर करो और फिर से उनको आप बेचो, और फिर से वो पैसे लो, और उन पैसे का यूज जो है गवर्नमेंट वो नहीं करेगी, वो गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ अपने लिए बचा के रखेगी ताकि महंगाई से लड़ा जा सके। और इसी को बोला जाता है मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। अब ओपन मार्केट ऑपरेशन आपने तो समझ लिया कि मार्केट से पैसा सक कर लिया जाता है, लेकिन फिर से अगर महंगाई बढ़ गई तो उसके लिए ही क्या किया जाता है कि वर्चुअल गवर्नमेंट सिक्योरिटी तैयार करके एंड अगेन बैंक को बेचा जाता है। और वो जो पैसा है, क्योंकि ये तो वर्चुअल गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, तो इन पैसे को कहीं भी आरबीआई इन्वेस्ट नहीं करती है, संभाल के रख लेती है ताकि महंगाई जो है वो कंट्रोल किया जा सके मार्केट में। इसको ही मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम कहते हैं। ये पहली बार 2003 में इसका यूज किया गया था। तो ये दोनों टॉपिक आपको आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा, और ये दोनों टॉपिक ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए अब अगले वीडियोज में मैं कोशिश करूंगा कि मैं जो अभी हाल ही में बजट पेश हुआ है उससे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हो वो आप सबके सामने लेके आ सकूं। तो ये दोनों टॉपिक आप अच्छे से देखिए, और अगर अच्छा लगे तो शेयर करिए। चलिए बहुत बहुत तब तक के लिए धन्यवाद।